गोरिल्ला युद्ध, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। कभी दो देशों के बीच जंग में, कभी फिल्मी कहानियों में और कभी क्रांति की बातों में। लेकिन असल में गोरिल्ला युद्ध वो खास रणनीति है जिसके जरिए छोटी और कमजोर ताकत भी बहुत बड़ी, आधुनिक और ताकतवर सेना को लंबे समय तक परेशान कर सकती है, थका सकती है और कई बार हरा भी सकती है। दुनिया के इतिहास में जितने भी तख्तापलट हुए, जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई, उनमें से ज्यादातर में गोरिल्ला युद्ध की रणनीति ने अहम भूमिका निभाई। आज इस वीडियो में हम इसी गोरिल्ला युद्ध के बारे में विस्तार से बात करेंगे, उसकी रणनीति, सफल उदाहरण और महत्वपूर्ण सबक जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। शब्द गोरिल्ला स्पेनिश भाषा से आया है। स्पेनिश में गोएरा का मतलब युद्ध और गोरिल्ला का मतलब छोटा युद्ध या लघु युद्ध है। ये गोरिल्ला यानी कि बंदर से बिल्कुल अलग है। कई बार लोग नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। गोरिल्ला युद्ध क्या है? गोरिल्ला युद्ध में नियमित सेना के बजाय छोटे छोटे समूह होते हैं, जैसे नागरिक, किसान या विद्रोही, जो बाद में क्रांतिकारी कहलाते हैं। ये लोग दुश्मन की सप्लाई चेन पर हमला करते हैं, फिर जंगल, पहाड़ या शहरों में छिप जाते हैं। इसका मकसद दुश्मनों को थकाना, उसकी संसाधन खत्म करना और जन समर्थन हासिल करना होता है। ये लंबा युद्ध की रणनीति पर चलता है। एक बार में जीत नहीं, बल्कि धीरे धीरे दुश्मन को हार मानने पर मजबूर करना। ये रणनीति तब सबसे ज्यादा सफल होती है जब दुश्मन बहुत बड़ा और आधुनिक हथियारों वाला हो। गोरिल्ला युद्ध में स्थानीय लोगों का समर्थन मिलना जरूरी होता है ताकि भोजन, जानकारी, छिपने की जगह आसानी से मिल सके। दुनिया के कई तख्तापलट, क्रांतियां और स्वतंत्रता संग्रामों में यही मुख्य हथियार रहा है। ये नाम सबसे पहले 1808 से 1814 के पेनिनसुलर वॉर में पॉपुलर हुआ। नेपोलियन की फ्रांसीसी सेना ने स्पेन और पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया था। स्पेन की नियमित सेना हार गई, लेकिन आम लोगों ने छोटे छोटे गिरोह बनाकर फ्रांसीसियों पर छापे मारे, आपूर्ति लाइनें काटी, अकेले सैनिकों को मार डाला और घेराबंदी की। ब्रिटिश कमांडर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने 1809 में अंग्रेजी में पहली बार गोरिल्लास शब्द का इस्तेमाल किया। ये तकनीक बहुत पुरानी है, लेकिन नाम नया था। प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी रणनीतिकार सुन तंजू ने आर्ट ऑफ वॉर में ऐसी ही छापामारी रणनीति का जिक्र किया। स्किथियन लोगों ने फारस के राजा डेरियस को हराया। हनीबल के खिलाफ रोमन जनरल फेबियस मैक्सिमस ने फेबियल टैक्टिक्स अपनाई। भारत में भी बहुत पुरानी परंपरा है। महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गनीमी कावा की रणनीति से मुगलों को हलकान किया। शंताजी गोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे मराठा सरदारों ने इसी से मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ी। स्पेनिश लोग बनाम नेपोलियन। यह युद्ध नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती और उसके पतन की शुरुआत साबित हुआ। नेपोलियन ने इसे स्पेनिश अल्सर कहा, क्योंकि ये घाव लगातार खून बहाता रहा और फ्रांसीसी साम्राज्य को कमजोर करता गया। इस युद्ध में गोरिल्ला युद्ध पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ और गोरिल्ला शब्द भी इसी से दुनिया भर में चर्चा में आया। 1807 से 1808 में नेपोलियन यूरोप का मालिक बन चुका था। ब्रिटेन को हराने के लिए उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया। यूरोप के सभी देशों को ब्रिटेन से व्यापार बंद करने का आदेश। पुर्तगाल ने ऐसे मानने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने जनरल जुनेट के लीडरशिप में 30,000 सैनिक भेजे, जो स्पेन के रास्ते पुर्तगाल पहुंचे और लिस्बन पर कब्जा कर लिया। स्पेन में राजा चार्ल्स IV कमजोर थे और उनका प्रधानमंत्री गोडॉय फ्रांस का समर्थक था। नेपोलियन ने स्पेन के अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाया। मार्च 1808 में अरंजुएज विद्रोह हुआ। चार्ल्स IV ने गद्दी छोड़ दी और उसका बेटा फर्डिनांड 7वां राजा बना। नेपोलियन ने दोनों को फ्रांस के बेयोन शहर बुलाया और धोखे से दोनों को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया।
उसने अपना भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का राजा बना दिया। 2 मई 1808 को मैड्रिड में लोग फ्रांसीसियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। फ्रांसीसियों ने क्रूरता से दमन किया, लेकिन ये विद्रोह पूरे स्पेन में फैल गया। स्पेनिश लोग फ्रांसीसी कब्जे और विदेशी राजा को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ये युद्ध स्पेन की स्वतंत्रता की पहली राष्ट्रीय जंग माना जाता है। फ्रांसीसी सेना ने स्पेन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन स्पेनिश नियमित सेना और आम लोगों ने प्रतिरोध शुरू कर दिया। जुलाई 1808 में बैटल ऑफ बेलिन में स्पेनिश जनरल कास्टानोस ने फ्रांसीसी जनरल डुपॉन्ट की सेना को हरा दिया और हजारों फ्रांसीसी सैनिकों को बंदी बनाया। ये नेपोलियन की सेना की पहली बड़ी हार थी। जोसेफ बोनापार्ट को मैड्रिड छोड़ना पड़ा। नेपोलियन खुद 1808 के अंत में स्पेन पहुंचा और अपनी ग्रैंड आर्मी के साथ कई शहरों पर कब्जा कर लिया, लेकिन पूरे देश पर कंट्रोल नहीं कर सका। स्पेनिश नियमित सेना खुली जंग में अक्सर हार जाती थी, लेकिन आम लोगों ने छोटे छोटे गिरोह बनाए और गुरिल्ला रणनीति अपनाई। ये छोटा युद्ध था, अचानक छापा मारना, फ्रांसीसी आपूर्ति लाइनें काटना, अकेले सैनिकों या छोटे दलों पर हमला करना, हमला करके जंगलों, पहाड़ों या गांव में छिप जाना। 1812 तक स्पेन में करीब 38,000 से 50,000 गुरिल्ला लड़ाके थे। वे फ्रांसीसियों को इतना परेशान करते थे कि मैसेंजर को 200 घुड़सवारों के साथ भेजना पड़ता था। फ्रांसीसी सेना को पूरे देश में फैलकर गैरिजन रखने पड़ते थे। गैरिजन यानी कि छावनी, जिससे उनकी मुख्य सेना कमजोर हो जाती थी। ब्रिटेन ने पुर्तगाल और स्पेन की मदद की। ऑर्थर बैलेजली ने 1808 में लैंडिंग की। उन्होंने पुर्तगाल को सुरक्षित रखा और लाइन्स ऑफ टोरेस विद्रास यानी कि किलेबंदी बनाई, जिसने फ्रांसीसी सेना को थका दिया। गुरिल्लाओं ने वेलिंगटन को खुफिया जानकारी दी और फ्रांसीसियों की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाया। 1813 से 1814 में वेलिंगटन ने फ्रांस की सीमा पार की। नेपोलियन को रूस में हार और अन्य मोर्चों पर दबाव के कारण स्पेन से सेना वापस बुलानी पड़ी। अप्रैल 1814 में नेपोलियन ने पहली बार इस्तीफा दिया। स्पेन में फर्डिनांड 7वें की वापसी हुई। इस गुरिल्ला युद्ध में बहुत नुकसान भी हुआ। फ्रांस के 1.8 लाख से 4 लाख सैनिक मारे गए। स्पेन और पुर्तगाल के 10 लाख से ज्यादा सैनिक और आम नागरिक मारे गए, जो कुल आबादी का बड़ा हिस्सा था। स्पेन की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। इस युद्ध से इतिहास भी बना जैसे पहली बार बड़े पैमाने पर लोगों का युद्ध देखा गया। नेपोलियन की नियमित सेना जो खुली जंग में अजेय थी, उसे गुरिल्ला युद्ध ने हरा दिया। नेपोलियन की सेना को स्पेन में फंसाए रखा, जिससे वो रूस या अन्य मोर्चों पर पूरी तरह नहीं लगा सका। स्पेनिश संविधान 1812 बना, जो बाद में लैटिन अमेरिका की आजादी की प्रेरणा बना। वेलिंगटन की सैन्य प्रतिष्ठा बढ़ी और वाटरलू में नेपोलियन को हारने में मददगार साबित हुई। नेपोलियन ने सेंट हेलेना पर निर्वासन में कहा कि स्पेन का वो अभिशापित युद्ध मेरे पतन का मुख्य कारण था। ये युद्ध सिखाता है कि आधुनिक हथियारों और बड़ी सेना के बावजूद अगर लोगों का समर्थन और सही रणनीति हो तो महाशक्तियां भी हार सकती हैं। बोअर वॉर ये गुरिल्ला युद्ध का दूसरा युद्ध माना जाता है। 1899 से 1902 तक दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन और बोअर किसानों के बीच लड़ा गया था। बोअर लोग मूल रूप से डच और यूरोपीय सेटलर थे, जो वहां खेती करते थे और अपनी आजादी चाहते थे। शुरू में बोअरों ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया और 3 बड़े शहरों को घेर लिया, जिससे ब्रिटेन को कई शर्मनाक हार मिली। लेकिन ब्रिटेन ने बहुत बड़ी सेना भेजकर बोअर गणराज्य पर कब्जा कर लिया। जब बोअर हारते दिखे तो उन्होंने पारंपरिक लड़ाई छोड़ दी और छोटे छोटे गिरोह बनाकर गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। अचानक हमला करके ब्रिटिश रेलवे, खाने पीने की सप्लाई और सैनिकों पर मारते और फिर खास के मैदान में गायब हो जाते। इस रणनीति से ब्रिटिश सेना बहुत परेशान हो गई। जवाब में ब्रिटेन ने कड़ी नीति अपनाई।
बोअरों के खेतों को आग लगा दी, फसलें और जानवर नष्ट कर दिए और बोअर महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंद कर दिया। इन शिविरों में गंदगी, भूख और बीमारियों से करीब 28,000 बोअर मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। आखिरकार 1902 में बोअरों को हार माननी पड़ी और उन्होंने ब्रिटिश राज स्वीकार कर लिया। युद्ध में ब्रिटेन भले ही जीत गया, लेकिन इसकी छवि खराब हो गई। बहुत पैसा और जानें गई और बोअर लोगों में अपनी पहचान और आजादी की भावना और मजबूत हो गई, जो बाद में दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदलने वाली साबित हुई। चीन की क्रांति। चीन की क्रांति 1927 से 1949 तक चली और दुनिया के इतिहास में गोरिल्ला युद्ध की सबसे बड़ी और सफल मिसाल बनी। माओ जेडोंग ने इसे लंबा युद्ध कहा, जिसमें कमजोर पक्ष धीरे धीरे मजबूत होता जाता है, दुश्मन को थकाता रहता है और आखिर में उसे हरा देता है। शुरू में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत कमजोर थी और चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट सेना ने 1927 में शंघाई में हजारों कम्युनिस्टों को मार डाला। तब माओ और उनके साथियों ने शहर छोड़कर गांवों और पहाड़ी इलाकों में शरण ली और किसानों को मुख्य ताकत बनाया। माओ ने 1937 में ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर नाम की छोटी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि गोरिल्ला सेना मछली की तरह है और आम लोग पानी की तरह। बिना लोगों के समर्थन के गोरिल्ला नहीं टिक सकते। उन्होंने 3 चरणों की रणनीति बताई। पहले, सुरक्षित आधार क्षेत्र बनाना, जहां ट्रेनिंग और हथियार इकट्ठा हो। फिर छोटे छोटे छापे मारकर दुश्मन की आपूर्ति काटना और हथियार लूटना। और आखिर में जब ताकत बढ़ जाए तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में दुश्मन को पूरी तरह हराना। 1934 से 1935 में जब नेशनलिस्टों ने घेर लिया तो माओ की सेना ने लॉन्ग मार्च किया। 9,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर सिर्फ कुछ हजार लोग बचकर यानान पहुंचे, लेकिन इस यात्रा ने कम्युनिस्टों को नया जोश और प्रसिद्धि दी। जापान के हमले के समय दोनों पार्टियां थोड़ी देर के लिए साथ लड़ी, लेकिन कम्युनिस्टों ने गांवों में गोरिल्ला युद्ध से अपना आधार मजबूत किया। 1945 के बाद जब जापान हार गया तो फिर गृह युद्ध शुरू हुआ। माओ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मोबाइल गोरिल्ला रणनीति से नेशनलिस्ट सेना को थका दिया और 1948 से 49 में 3 बड़े अभियानों में लाखों दुश्मन सैनिकों को हरा दिया या आत्मसमर्पण करवा लिया। चियांग काई शेक ताइवान भाग गए और 1 अक्टूबर 1949 को माओ ने पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की घोषणा कर दी। इस क्रांति की सफलता का राज था किसानों को जमीन देकर उसका समर्थन हासिल करना, लंबे समय तक धैर्य से लड़ना, हर गोरिल्ला को प्रचारक भी बनाना और दुश्मनों की भ्रष्टाचार तथा कमजोरियों का फायदा उठाना। माओ ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, लेकिन असल में गोरिल्ला युद्ध ने दिखाया कि लोगों का दिल जीतना सबसे बड़ा हथियार है। इस रणनीति को बाद में वियतनाम, क्यूबा और कई अन्य देशों के विद्रोहियों ने अपनाया, हालांकि इसमें लाखों लोग मारे गए। क्यूबा की क्रांति, ये 1956 से 1959 तक चली और गोरिल्ला युद्ध की सबसे छोटी लेकिन सबसे प्रेरणादायक सफल मिसाल बनी। फिदेल कास्त्रो और अर्जेंटीनी डॉक्टर चे गुवेरा ने मात्र कुछ 100 लड़ाकों के साथ अमेरिका समर्थित तानाशाह फुलगेसियो बटिस्टा की मजबूत सरकार को उखाड़ फेंका। 1950 के दशक में क्यूबा में भारी गरीबी, भ्रष्टाचार और दमन था। बटिस्टा की सरकार अमीरों और अमेरिकी कंपनियों की मदद करती थी, जबकि आम किसान और मजदूर बहुत परेशान थे। फिदेल कास्त्रो ने 1953 में मोनकाडा बैरक पर हमला किया, जो असफल रहा, लेकिन इससे उनकी 26 जुलाई मूवमेंट शुरू हुई। जेल से छूटने के बाद वे मैक्सिको गए, जहां चे गुवेरा से उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने क्रांति की योजना बनाई। 25 नवंबर 1956 को 82 क्रांतिकारी एक पुरानी छोटी नाव ग्रानमा पर मैक्सिको से क्यूबा पहुंचे, लेकिन लैंडिंग के तुरंत बाद बटिस्टा की सेना ने उन पर हमला कर दिया। सिर्फ 12 से 20 लोग बच पाए, जिनमें फिदेल, उनके भाई राउल और चे गुवेरा शामिल थे। वे सियरा
माइस्त्रा के घने जंगलों और पहाड़ों में छिप गए और वहां से गोरिल्ला युद्ध शुरू किया। शुरू में उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन वे छोटे छोटे दलों में अचानक हमला करते, बटिस्टा के सैनिकों से हथियार लूटते और फिर जंगल में गायब हो जाते। उन्होंने स्थानीय किसानों से दोस्ती की, उन्हें जमीन और बेहतर जीवन का वादा किया, जिससे लोग खाना, जानकारी और नए लड़ाके देते थे। चे गुवेरा डॉक्टर के रूप में भी लोगों की मदद करते थे और रेडियो स्टेशन से पूरे देश में क्रांति का संदेश फैलाते थे। बटिस्टा ने हजारों सैनिक भेजकर कई बार हमला किया, लेकिन जंगल में वे फंस जाते थे। 1958 में उनकी आखिरी बड़ी ऑफेंसिव भी पूरी तरह फेल हो गई। धीरे धीरे क्रांतिकारियों की संख्या बढ़कर 800 के आसपास पहुंच गई। दिसंबर 1958 में चे गुवेरा ने सांता क्लारा की लड़ाई में बड़ी जीत हासिल की और एक आर्मर्ड ट्रेन पर कब्जा कर लिया। 1 जुलाई 1959 को बटिस्टा परिवार सहित भाग गया और 8 जनवरी को फिदेल कास्त्रो हवाना में विजयी होकर पहुंचे, जहां लाखों लोग उनका स्वागत करने के लिए सड़क पर उतरे। बाद में चे गुवेरा ने 1960 में गोरिल्ला वॉरफेयर नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि गोरिल्ला मछली की तरह हैं और लोग पानी की तरह। बिना जन समर्थन के गोरिल्ला नहीं टिक सकते। उन्होंने बताया कि क्रांति के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, छोटी ताकत खुद परिस्थितियां बना सकती है और जंगलों, किसानों वाले इलाकों से शुरू करना सबसे अच्छा है। क्यूबा की क्रांति ने दिखाया कि सही रणनीति, धैर्य, जन समर्थन और इच्छा शक्ति से बहुत छोटी सेना भी बड़ी और भ्रष्ट ताकत को हरा सकती है। इसने लैटिन अमेरिका में कई अन्य गोरिल्ला आंदोलनों को प्रेरणा दी। हालांकि बाद में क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन और अमेरिका से टकराव भी हुआ। वियतनाम युद्ध 1955 से 1975 तक चला और गोरिल्ला युद्ध की सबसे क्लासिक और प्रभावशाली मिसाल माना जाता है। हो ची मिन्ह और जनरल वो ग्वेन गियाप ने पहले फ्रांस को और फिर दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना को हरा दिया। शुरू में 1946 से 1954 तक फ्रांस के खिलाफ युद्ध हुआ। हो ची मिन्ह की वियत मिन्ह सेना ने माओ की लंबे युद्ध की रणनीति अपनाई। पहले छोटे छापे, फिर धीरे धीरे ताकत बढ़ाना और आखिर में बड़ी लड़ाई। 1954 में डीएन वियन फू की घेराबंदी में गियाप ने पहाड़ों पर तोपें चढ़ाकर फ्रांसीसी ठिकाने को 57 दिनों में हरा दिया, जिसके बाद फ्रांस को वियतनाम छोड़ना पड़ा और देश को उत्तर दक्षिण में बांट दिया गया। उत्तर में हो ची मिन्ह का कम्युनिस्ट शासन था और दक्षिण में अमेरिका समर्थित सरकार। जब दक्षिण की सरकार भ्रष्ट और दमनकारी साबित हुई तो वियत कांग नाम के दक्षिणी गोरिल्लाओं ने युद्ध तेज कर दिया। वियत कांग जंगलों, चावल के खेतों और क्यू ची जैसी सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों में छिपकर लड़ते थे और वे अचानक हमला करते। अमेरिकी सैनिकों के बहुत करीब रहकर लड़ते ताकि अमेरिका अपने बम और तोपों का इस्तेमाल न कर सके, फिर गायब हो जाते। हो ची मिन्ह ट्रेल नाम के हजारों किलोमीटर लंबा गुप्त रास्ता लाओस और कंबोडिया से होकर हथियार और सैनिक दक्षिण पहुंचाते थे। किसानों को भूमि सुधार और बेहतर जीवन का वादा देकर उन्होंने स्थानीय लोगों का पूरा समर्थन हासिल कर लिया, जिससे वे मछली और पानी की तरह सुरक्षित रहते थे। 1968 में टेट ऑफेंसिव के दौरान वियतकांग ने पूरे दक्षिण वियतनाम में एक साथ हमले किए। सैन्य रूप से उन्हें भारी नुकसान हुआ, लेकिन टीवी पर अमेरिकी घरों में ये दृश्य देखकर अमेरिकी जनता सदमे में आ गई और युद्ध के खिलाफ विरोध बढ़ गया। अमेरिका ने लाखों सैनिक और अत्याधुनिक हथियार भेजे, नेपाम बम और रासायनिक छिड़काव किए, लेकिन गोरिल्लाओं को ढूंढना असंभव था। आखिरकार 1973 में अमेरिका को वियतनाम छोड़ना पड़ा और 1975 में उत्तर की सेना ने सैगोन पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध ने दिखाया कि सही रणनीति, धैर्य, स्थानीय समर्थन और लंबे समय तक लड़ने की इच्छा शक्ति से छोटी सेना भी महाशक्ति को थका सकती है और राजनीतिक रूप से हरा सकती है। वियतनाम की जीत ने दुनिया भर के गोरिल्ला आंदोलनों को नई प्रेरणा दी, जबकि अमेरिका को वियतनाम सिंड्रोम हुआ और वह लंबे युद्ध से बचने लगा। हालांकि इस युद्ध में लाखों वियतनामी और करीब 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अल्जीरिया की स्वतंत्रता
अल्जीरिया की स्वतंत्रता संग्राम 1954 से 1962 तक चली और गुरिल्ला युद्ध की सबसे क्रूर और जटिल मिसालों में से एक है। फ्रांस ने अल्जीरिया को अपना अभिन्न हिस्सा मान रखा था और वहां 1 मिलियन से ज्यादा यूरोपीय बस चुके थे, जबकि मूल अल्जीरियाई मुस्लिम आबादी को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। 1954 में फ्रंट डे लिबरेशन नेशनल ने 1 नवंबर को पूरे देश में एक साथ हमले शुरू किए। शुरू में उनके पास सिर्फ कुछ 100 लड़ाके थे, लेकिन फ्रांसीसी दमन से उनकी ताकत तेजी से बढ़ी। FLN की रणनीति दो तरफा थी, पहाड़ों और जंगलों में गुरिल्ला छापामार युद्ध और शहरों में बम विस्फोट और हत्याओं का आतंक। उनके लड़ाके रात में अचानक हमला करते, फ्रांसीसी पेट्रोल, पुलिस स्टेशन या फार्मों पर मारते और फिर पहाड़ों या गांव में घुल मिल जाते थे। उन्होंने स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रचार किया और सहयोग न करने वालों पर सख्ती भी बरती। 1956-57 में बैटल ऑफ अल्जीरियस सबसे खूनी दौर था, जहां FLN ने शहर में बम विस्फोट तेज कर दिए। फ्रांस ने पैराट्रूपर्स भेजे और टॉर्चर का भारी इस्तेमाल किया। इससे FLN का शहरी नेटवर्क टूट गया, लेकिन टॉर्चर की खबरें दुनिया भर में फैल गई और फ्रांस की छवि बुरी तरह खराब हो गई। फ्रांस ने जवाब में 4 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे, सीमाओं पर कांटेदार बाड़ और माइंस लगाई, गांवों को जलाया और लाखों अल्जीरियाई लोगों को जबरन शिविरों में ठूंस दिया। लेकिन सैन्य सफलता के बावजूद फ्रांस राजनीतिक रूप से हार रहा था। घरेलू विरोध बढ़ा, सेना में विद्रोह हुआ और संयुक्त राष्ट्र में दबाव पड़ा। चार्ल्स डी गॉल की वापसी के बाद बातचीत शुरू हुई। 1962 में एवियन अकॉर्ड्स पर समझौता हुआ और 5 जुलाई 1962 को अल्जीरिया आजाद हो गया। इस युद्ध में लाखों अल्जीरियाई मारे गए। लगभग 10 लाख यूरोपीय अल्जीरिया छोड़कर फ्रांस भाग गए और फ्रांस की चौथी गणतंत्र गिर गई। अल्जीरिया की जीत ने दिखाया कि शहरी आतंकवाद और ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध का मिश्रण जन समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार में एक मजबूत औपनिवेशिक ताकत को भी राजनीतिक रूप से हरा दिया जा सकता है। भले ही सैन्य रूप से गुरिल्ला कमजोर हो, ये डिकोलोनाइजेशन की लहर का बड़ा प्रतीक बना, लेकिन दोनों तरफ युद्ध, अपराध और भारी कीमत चुकानी पड़ी। अफगानिस्तान युद्ध। सोवियत अफगान युद्ध 1979 से 1989 तक चला और गुरिल्ला युद्ध की एक और क्लासिक मिसाल बना, जिसे अक्सर सोवियत संघ या वियतनाम कहा जाता है। 1978 में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई तो उसने तेज सुधार शुरू किए, जो अफगानिस्तान के पारंपरिक इस्लामी और कबीली समाज को बिल्कुल पसंद नहीं आए। जब विद्रोह बढ़ा तो दिसंबर 1979 में सोवियत सेना ने हमला कर दिया। कम्युनिस्ट नेता को बदलकर अपनी पसंद का नेता बिठाया और 1 लाख से ज्यादा सैनिक भेज दिए। सोवियत का मानना था कि कुछ महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अफगान लोगों ने इसे विदेशी कब्जा मान लिया। मुजाहिदीन नाम के इस्लामी योद्धा छोटे छोटे गिरोहों में बट गए। वे पहाड़ों, घाटियों और गांवों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे। अचानक सड़कों पर काफिलों या पेट्रोल पर हमला करते, RPG और मशीन गन से मारते, हथियार लूटते और फिर गायब हो जाते थे। वे स्थानीय कबीलों और गांव से भोजन, जानकारी और छिपने की जगह लेते थे। जिहाद के नाम पर जन समर्थन भी मिलता था। अहमद शाह मसूद ने अपनी घाटी में सोवियत के कई बड़े अभियानों को बार बार नाकाम किया। 1986 के बाद अमेरिका ने उन्हें स्टिंगर मिसाइलें दी, जिससे सोवियत हेलीकॉप्टर और विमान आसानी से गिरने लगे और उनकी हवाई ताकत कमजोर पड़ गई। सोवियत सेना ने जवाब में गांवों पर बमबारी की, फसलें नष्ट की और स्कॉच अर्थ नीति अपनाई, लेकिन गुरिल्लाओं को ढूंढ पाना मुश्किल था। वे मुख्य शहरों और सड़कों पर काबू रखते थे, पर देश के 80% ग्रामीण इलाके पर कभी नियंत्रण नहीं बना पाए। आखिरकार मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों के तहत सोवियत ने थक हार कर 15 फरवरी 1989 को अपने आखिरी सैनिक निकाल लिए। इस युद्ध में करीब 15,000 सोवियत सैनिक मारे गए, जबकि अफगानिस्तान में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों शरणार्थी बन गए। मुजाहिदीन की जीत ने दिखाया कि सही इलाके का ज्ञान, मोबाइल छापामार
रणनीति, जन समर्थन और लंबा धैर्य रखकर छोटी ताकत भी सुपर पावर को थका सकती है और वापस भेज सकती है। लेकिन युद्ध के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया और बाद में तालिबान उभरा। इस युद्ध ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और मनोबल को भी बुरी तरह कमजोर किया, जो उसके 1991 में टूटने का एक बड़ा कारण बना। भारत में 1857 की क्रांति। भारत में गुरिल्ला युद्ध की परंपरा बहुत पुरानी है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शानदार मिसाल पेश की। उस समय वे लगभग 80 साल के थे और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। फिर भी उन्होंने दानापुर विद्रोह की कमान संभाली और जुलाई 1857 में आरा पर घेराबंदी कर दी। जब ब्रिटिश सेना ने जवाबी हमला किया तो कुंवर सिंह जंगलों में छिप गए और अचानक हमले करते रहे। ब्रिटिश काफिलों और कमजोर चौकियों पर छापा मारकर फिर गायब हो जाते थे। गंगा पार करते समय गोली लगने पर उन्होंने खुद अपनी तलवार से घायल हाथ काटकर गंगा में अर्पित कर दिया। 23 अप्रैल 1858 को वे जगदीशपुर लौटे और 3 दिन बाद चल बसे। उनके छोटे भाई बाबू अमर सिंह ने कमान संभाली और शाहाबाद क्षेत्र में समांतर सरकार चलाते हुए 1859 तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। कर वसूली, न्याय और प्रशासन अपने हाथ में लिया। स्थानीय किसानों और जंगलों का ज्ञान लेकर उन्होंने ब्रिटिश को लंबे समय तक परेशान किया। आधुनिक समय में नक्सल या माओवादी आंदोलन भी गुरिल्ला युद्ध की मिसाल है। 1967 के नक्सलवादी विद्रोह से शुरू हुआ यह आंदोलन माओ जेडोंग की लंबे युद्ध की रणनीति से प्रेरित है। नक्सली छोटे छोटे दलों में जंगलों और पहाड़ों में काम करते हैं। वे किसानों और आदिवासियों के बीच घुल मिल जाते हैं, भूमि और जंगल अधिकार का मुद्दा उठाते हैं और अचानक पुलिस चौकियों, काफिलों या खनन कंपनियों पर हमला करके फिर गायब हो जाते हैं। आईईडी बम, घात लगाकर हमला और रात के छापे उनकी मुख्य तकनीक है। उन्होंने कई बार सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जैसे 2010 का दांडेवाड़ा हमला। सरकार ने जवाब में विशेष कमांडो फोर्स, विकास कार्य और बड़े अभियान चलाए, जिससे नक्सल क्षेत्र पिछले सालों में काफी सिकुड़ गया। ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि भारत में गुरिल्ला युद्ध हमेशा स्थानीय इलाके के ज्ञान, जन समर्थन और धैर्य पर टिका होता है। 1857 में कुंवर सिंह अमर सिंह की लड़ाई स्वतंत्रता के लिए थी, जबकि नक्सल आंदोलन वर्ग संघर्ष और आदिवासी अधिकार के नाम पर चला। दोनों में ही छोटी ताकत ने बड़ी सेना को लंबे समय तक रोका, लेकिन ये संघर्ष लंबे, खूनी और आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले भी साबित हुए। गुरिल्ला युद्ध की पूरी श्रृंखला स्पेन से लेकर बोअर वॉर, चीनी क्रांति, क्यूबा, वियतनाम, अल्जीरिया, अफगानिस्तान और भारत के 1857 और नक्सल आंदोलन तक एक ही स्पष्ट सबक देती है। ये वो रणनीति है जिसमें छोटी संख्या, कम हथियार और कम संसाधन वाली ताकत भी बहुत बड़ी, आधुनिक और शक्तिशाली सेना को लंबे समय तक थका सकती है, कमजोर कर सकती है और कई बार पूरी तरह हरा भी सकती है। सबसे बड़ा हथियार हमेशा जन समर्थन रहा है। माओ, चे गुवेरा, हो ची मिन्ह, मुजाहिदीन या कुंवर सिंह, सभी ने यही दिखाया कि बिना स्थानीय लोगों के सहयोग के गुरिल्ला ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकते। लोग भोजन, जानकारी, छिपने की जगह और नई भर्ती देते हैं, जिससे गुरिल्ला मछली पानी में सुरक्षित रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण सबक है लंबा युद्ध। गुरिल्ला युद्ध कभी तेज जीत का नहीं, बल्कि धैर्य का युद्ध है। खैर, आप सभी को गुरिल्ला युद्ध की ये सारी जानकारी सुन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।